लगभग एक सप्ताह पश्चात आज फिर वीडियो बनाने के उद्देश्य से बैठा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विषय ही कुछ इस प्रकार है जिस पर मैं अपना व्यू दूँ। कभी झगड़े का मूल कारण भारतीय परिवेश में कहा जाता था जड़ जमीन जोरू। आज के परिवेश में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है या मेरा वर्गीकरण कुछ अलग है। संस्कारों की श्रेष्ठता का दंभ और पैसे की गर्मी ये विवाद का मुख्य कारण होता है। जिस व्यक्ति के पास हो या जिस राष्ट्र के पास हो वह विवादों को जन्म दे देता है। इसकी आगे चर्चा करूंगा, परंतु इस पर चर्चा करूं इससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए जिन्होंने मनुष्य को मनुष्यता की श्रेणी तक पहुंचाया, अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। बुद्ध वचन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज दो विषयों पर चर्चा करेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध और फिलिस्तीन इजराइल युद्ध और इसका अंतर्राष्ट्रीय जगत पर पड़ने वाला प्रभाव। थोड़ी सी ऐतिहासिक चर्चा कर लें। समाजवादी देश सोवियत संघ जब अमेरिका के दबाव में आया तो रूस में पूंजीवाद का जन्म हुआ और रूस में पूंजीवाद के जन्म होते रूस का विखंडन हो गया, क्योंकि समाजवादी देश मानकर चलता है परिस्थिति के अनुसार कभी कोई ज़्यादा धन कमा लेगा, कभी कोई कम धन कमा लेगा। संतुलित विकास संपूर्ण देश का एक जैसा नहीं होगा तो ये समस्याएं आएंगी। सामान्यतः औद्योगिक विकास क्षेत्र विशेष में होता जाता है। कारण यह है कि एक उद्योग दूसरे उद्योग पर निर्भर करता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए सामान्यतः ऐसा किया जाता है कि एक उद्योग के निकट दूसरा उद्योग लगा दिया जाता है और वहाँ पर औद्योगिक नगरी का
विकास होता जाता है। जब औद्योगिक नगरी का विकास होता तो वह क्षेत्र विशेष धन से संपन्न होने लगता है। अन्य लोगों या अन्य जगहों के नागरिक वहाँ पर के लिए पलायन करने लगते हैं। इसलिए स्किल्ड पर्सन, प्रबुद्ध वर्ग का भी पलायन ऐसे नगरीय क्षेत्रों की तरफ होने लगता है। जो राज्य, जो राष्ट्र संतुलित विकास पर ध्यान नहीं देते, सोवियत संघ की तरह टूट जाता है। क्योंकि जिन राज्यों में विकास हो रहा होता है, वहाँ के मूल निवासियों को लगने लगता है कि कमाते हम हैं, पैदा हम करते हैं, तो हम इसका वितरण संपूर्ण राष्ट्र में क्यों करें। और ऐसी दशा में बगावत के सुर उठने लगते हैं। जैसे भारत के परिवेश में भी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आदि के बयान आते रहते हैं कि मुंबई वाले कमाएं तो पहला हक उनका है, इसलिए वो देश के अन्य नागरिकों से समता का भाव नहीं रखते। इसी प्रकार दिल्ली जैसा क्षेत्र है जहाँ की सरकार कहती है कि हम इतना कमाते हैं और केंद्र सरकार हमको इतना वापस करती है, आदि आदि बातें। तो ऐसे क्षेत्र जो सीधे अन्य देशों की संपर्क में है, वहाँ पर असंतुलित संपन्नता यदि आ जाएगी तो ऐसे देश अपने आप को अलग करने का प्रयास करते ही रहेंगे। इसलिए किसी भी देश की केंद्रीय सरकार को समान प्रतिनिधित्व और समान आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। पूंजीवादी देशों की संस्कृति, भोग की संस्कृति अलग तरह की संस्कृति है। सामान्यतः समाजवादी देश जड़ संस्कृतिवादी होते हैं। एक पुरातन परंपराएं हैं उनकी, तो उन पुरातन परंपराओं से चिपके रहते हैं। सामान्यतः ये भी पाया जाता है मनुष्य जाति की उत्पत्ति और विकास के अनुक्रम पर शोध करते करते पुरुषों के अधिकार अधिक और महिलाओं के कम हो गए। लेकिन जहाँ पूंजीवादी देश है वो महिलाओं को भी उतनी ही स्वतंत्रता देना पसंद करते हैं जितना वो खुद के लिए चाहते हैं। अगर कुछ विवादित स्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो महिलाएं विद्रोह कर देती हैं और अंततः महिलाओं की बात स्वीकार कर ली जाती है। पूंजीवादी देशों में, विलासिता भरे देशों में, क्योंकि हर रोज स्वाद बदलने की जो आदत उनकी होती है वह दिक्कत करती है। संस्कृति प्रधान देश, संस्कृति प्रधान धर्म के साथ इनका मतभेद संघर्ष संभव। क्रिश्चियन धर्म के यदि मूल ग्रंथ को देखा जाए तो उन्होंने भी महिलाओं पुरुषों के कुछ वर्जनाएं बनाई, कुछ नियम बनाए, परंतु उसका उतना कड़ाई से पालन नहीं किया गया और जो उनकी संस्कृति का
सबसे बड़ा भाग है सेवा भाव, जिसमें स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मदर टेरेसा का नाम उल्लेखनीय है, जो सेवा के भाव में एक बड़े संगठन की उन्होंने रचना की। क्रिश्चियन सोसाइटी मुख्यतः इसी पर ध्यान देती है, इसलिए महिलाएं अधिक विश्वसनीय और स्वतंत्र मानी जाती हैं। हालांकि उनके जीवन में शुचिता नहीं होती, लेकिन अगर वो कुछ समय पश्चात दूसरों से संबंध स्थापित कर लें तो संस्कृतिवादी धर्मों और देशों की तरह विवाद नहीं होते। लेकिन यह पूंजीवादी संस्कृति का समाजवादी या रूढ़वादी संस्कृति के देशों के साथ आंतरिक मतभेद चलता रहता है। ऐसी जड़वादी मानसिकता के लोग राजनीतिक दंभ के प्रदर्शन के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिए जाते हैं कि वह व्यक्ति के वजूद को स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोप देने में विश्वास रखते हैं। भारत के परिवेश में इस तरह के भी संगठन हैं जो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं और उसी संस्कृति को संपूर्ण देश पर थोप देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के कारण भारत देश में भी बहुत ही अराजकता की स्थिति बनी है। अभी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अभी हम लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध देखा। रूस यूक्रेन युद्ध का मुख्य कारण यह कि सोवियत संघ से जो देश अलग हो गए, 30 देश, वो यूरोपीय देशों के संपर्क में थे। यूरोपीय देशों से आयात और निर्यात और वहाँ पर होने वाला औद्योगिक विकास सोवियत संघ की टूट का कारण बना और रूस अलग थलग हो गया, जहाँ पर उस तरह का संतुलित विकास नहीं हो पाया था। इसलिए रूस के टूटने के साथ, सोवियत संघ के टूटने के साथ ही रूस भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। लेकिन अपने प्राकृतिक संसाधनों के कारण रूस फिर से उठ खड़ा हुआ और टूटे हुए देश सोवियत संघ से, रूस से, वे अपनी औद्योगिक उपलब्धि के कारण विकास के अनुक्रम में रूस से कम नहीं। अच्छा भौगोलिक क्षेत्र के कारण यूरोपीय देशों की भोजन व्यवस्था करने में सक्षम। ऐसी दशा में आवश्यक हो जाता है कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। यह पूंजीवादी जो व्यवस्था सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए देशों में डेवलप हुई, वो अपनी उस तरह की संस्कृति को आगे बनाए रखें। वो ऐसा ही करते हैं, इसलिए वो उस देशों से जुड़ जाना चाहते हैं, उस संगठन में सम्मिलित हो जाना चाहते हैं जो जड़वादी संस्कृति को, या जिनके उनकी नज़र में जो गरीब देश हैं उनसे एक वैचारिक दूरी बना रखना चाहते हैं। अपने उत्पाद का वह वहाँ पर मार्केटिंग तो करना चाहते हैं जो गरीब देश हैं, क्योंकि मशीनों से उत्पन्न किया गया प्रोडक्शन हमेशा ही अधिक होगा, उपयोग से ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ऐसे गरीब देशों को और गरीब बनाने के लिए वे अपने उत्पाद को वहाँ जाकर खपाते थे और वहाँ से धन, उनके प्राकृतिक संसाधनों को छीन लेना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं। ये तो वो करते हैं पूंजीवादी देश, परंतु उनको समानता देना नहीं चाहते। इस मानसिकता का
रूस विरोधी रहा, क्योंकि रूस में आज भी समाजवाद स्थापित है। वह सभी के संतुलित विकास की तरफ ध्यान देना चाहता है। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और सोवियत संघ टूटा। आज टूटे हुए देशों का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा है। रूस ये मानकर चलता है कि सोवियत संघ के टूटने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वह अमेरिका से नफरत करता है। वह नहीं चाहता कि रूस से टूटे हुए देश अमेरिका की गुलामी करें। लेकिन अमेरिका का जो मॉडल है, आर्थिक मॉडल है, डंकल ड्राफ्ट के माध्यम से जो डेवलप हुआ, वो उस दिशा में बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि पूंजीवादी देश सभी मनुष्य जाति के लोगों के संतुलित विकास की तरफ ध्यान नहीं देता। तो ऐसे देश जो G20 या G30 आदि देशों में जुड़ना चाहते हैं रूस से अलग हुए, वह रूस के लिए चिंता का विषय है। ऐसी दशा में रूस नहीं चाहता कि उसकी सीमा तक अमेरिका की घुसपैठ पड़े। रूस ने काफ़ी तरक्की कर ली सोवियत संघ के टूटने के बाद, अब भी बदला लेना चाहता है। तो सबसे पहले तो उन्हीं से बदला लिया जाता जो घर के गद्दार होते हैं। तो इसी क्रम में रूस यूक्रेन युद्ध उत्पन्न हुआ, जिसे उसने मिलिट्री ड्रिल कहा, युद्ध नहीं। अब 1945 के बाद से खुलकर कोई युद्ध नहीं हुआ, घातक हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ, तकनीक का जो विकास हुआ उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। इसलिए गुप्त रूप में अमेरिका और रूस ने अपने हथियारों के वास्तविक परीक्षण के लिए यूक्रेन को चुना, यूक्रेन को तहस नहस कर दिया और सभी घातक हथियारों का प्रयोग वहाँ पर किया गया, उसकी मारक क्षमता का टेस्ट किया गया। इससे हुआ क्या? इससे सबसे बड़ा फर्क पड़ा कि विश्व बाजार में हथियारों की मांग बढ़ गई। अब हर देश अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो वह हथियार खरीदने की होड़ में लग जाएगा। ऐसी देश दशा में रूस, यूरोपीय देश, अमेरिका आदि देशों के जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके मांग बढ़ेगी और पूरे देश में, पूरे विश्व में हथियार खरीदने की तरफ लोग बढ़े। ऐसी दशा में जो अन्य देश, भले ही वो शांतिप्रिय देश हो, वह भी हथियार की मांग करेंगे और अपनी जनता का शोषण करेंगे। जो धन कल्याण पर खर्च होना चाहिए था, वो कल्याण पर खर्च ना होकर हथियारों, सेना के साजो सामान पर खर्च होगा। ऐसी दशा में जो आर्थिक संतुलन की स्थिति की तरफ देश को बढ़ना चाहिए, आर्थिक रूप से असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, जो कब और कहाँ शुरू हो जाए पता नहीं। जब इस तरह के सौदे होते हैं तो सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जिसको पता नहीं लगाया जा सकता। शासन प्रशासन के लोग करते हैं। सेना में भी भ्रष्टाचार कम नहीं, किसी भी देश का। अभी तो रूस पर ही आरोप लगे, रूस की सेना पर आरोप लगे कि वहाँ के सैन्य अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
सेम यूक्रेन में भी उनके सैन्य अधिकारियों पर आरोप लगे कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसी दशा में भ्रष्टाचार के कारण साजो सामान पर खरीदने वाला जनता का धन और अधिक बर्बाद किया जाता है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अभी 2-4 दिन पहले शुरू हुआ गाजा और गाजा पट्टी के हमास द्वारा इजराइल पर किया गया हमला। एस्कलोन सिटी, जहाँ पर ऐसा सुना जा रहा है कि म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि गाजा की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र था, वहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल यानी जो इजराइल की संस्कृति क्रिश्चियन मिश्रित अर्धनग्नता की, वह इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश गाजा के निकट हो रही थी। वह इसको अपनी संस्कृति के लिए खतरा मान रहे थे और इस खतरे का परिणाम ये हुआ कि कट्टरपंथी गुट हमास ने उस एस्कलोन सिटी पर हमला कर दिया, लोगों को बंधक बनाया, मारा। अब एक उग्रवादी संगठन जो सरकार से ज़्यादा मजबूत है, फिलिस्तीन की सरकार से, वह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इजराइल के एस्कलोन सिटी पर हमला करता, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो अब जिस तरह से घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, तो पैसे के दम में डूबा हुआ इजराइल तकनीक और युद्ध की सामग्री से भरपूर इसका प्रत्युत्तर देगा। और जब अन्य यूरोपीय देश और अमेरिका का उसका सहयोग मिला हो तो फिर क्यों न दे। ऐसी दशा में पूरे विश्व के देशों को फिर से सोचना पड़ा कि अभी हम रूस यूक्रेन युद्ध से उबर नहीं पाए, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था जर्जर हो रही है। युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा, लेकिन वहाँ पर जो उत्पादित भोज्य सामग्री है, जो पूरे यूरोपीय देशों को सप्लाई होती थी, वह बंद हो गई युद्ध के कारण। अब ये भोजन सामग्री अन्य गरीब राष्ट्रों से, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि, जहाँ पर भोज्य पदार्थ अनाज पैदा हो सकता है, यहाँ से भोज्य पदार्थ यूरोपीय देशों को जाएगा। और सामर्थ्यवान है महंगा खरीदने में। जब वह महंगा खरीदने में सक्षम है तो व्यापारी यूक्रेन में बेचना पसंद करेंगे, यूरोपीय देशों में बेचना पसंद करेंगे। तो गरीब देशों में भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका गुजर रहे हैं। यहाँ पर जनता का ज़बरदस्त विद्रोह हो चुका है, सरकारें गिर चुकी हैं, लेकिन हम अभी रूस यूक्रेन युद्ध से उबर नहीं पाए। हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए, आम नागरिक भी मारे गए, और उससे बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसे सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ ताज़ा हमला, यहाँ पर भी युद्ध की शुरुआत हुई, कुछ समय हो गए, 4-5 दिन हो गए। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, बिल्डिंगें गिराई जा रही, इसके बाद क्या होगा? फिर वही
गरीब देश जहाँ जनता पहले से भुखमरी के कगार पर है, वहाँ की सरकारें अपने देश की जनता का और शोषण करके अपनी प्राकृतिक संपदा को बेचकर जो जनजातीय क्षेत्रों को उजाड़कर प्राकृतिक संसाधनों को बेचेंगे, संस्कृति को नष्ट करेंगे और युद्ध के हथियार खरीदेंगे। उसमें फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही इस तरह से एक असंतुलित अव्यवस्था के कारण जन सामान्य की बहुत बड़ी हानि है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आम नागरिक सरकारों की इस मूर्खतापूर्ण कार्रवाई का सड़कों पर निकलकर विरोध करें। किसी भी युद्ध के पक्ष में या विपक्ष में क्या आवश्यकता है कि हम अपना बयान जारी करें, बल्कि हमें केवल निंदा ही करनी चाहिए। हम निंदा न करके किसी भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अभी ताज़ा हमले में मुस्लिम देश गाज़ा के साथ खड़े हैं, तो अन्य देश इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए। अपनी संस्कृति को दूसरे पर थोप देना, ऐसे कार्य, ऐसी गतिविधियां करना जिससे पड़ोसी देश की संस्कृति खराब, निश्चय चिंता का विषय है। इसके लिए सांस्कृतिक जागरूकता चलाने की बजाय हम युद्ध का सहारा ले रहे हैं या घातक हथियारों का सहारा ले रहे हैं या उग्रवादी गुटों का सहारा ले रहे हैं। ये शर्म का विषय है। भारत में भी इस तरह के संगठन हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। भारत सरकार को भी इसकी निंदा करनी चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए या फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी परवरिश ही ठीक प्रकार से नहीं हुई है, बहुत ही कम संभावना है कि जेल में डाल देने से उनमें कुछ सुधार हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस युद्ध विषय पर अपने अगले वीडियो में और कुछ मूल तथ्यों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ सबको मंगल हो, सबको